इस दुनिया में ऐसा कोई विचार या आइडिया नहीं है जिसे हर कोई एक्सेप्ट करता हो। अब आप कहेंगे कि रोटी, कपड़ा, मकान ये ह्यूमंस की बेसिक नीड्स है और इस आइडिया को तो सभी एक्सेप्ट करते हैं। मैं इससे ऑब्वियस आइडियाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स मैटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि व्हाट डज इट मीन टू बी ब्रेव, इंटेलिजेंट, फियरलेस से लेकर व्हाट इज मीन बाय सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। इस तरह के आइडियाज पर लोगों के विचार काफी वैरी करते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि हम किस चीज को इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल या सही माने। तो इसके लिए फिलोसोफर्स, थिंकर्स इन्होंने काफी सारे तरीके ढूंढे। उसमें से एक था प्रैग्मेटिज्म और एक था पर्सपेक्टिविज्म। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि कोई आइडिया अगर प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल है और किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर बेनिफिशियल हैं तो वो आइडिया सही है, वैल्यूएबल है। और पर्सपेक्टिविज्म कहता है कि अगर हमें किसी आइडिया को समझना है तो उस आइडिया को लेकर लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को समझकर उन्हें आपस में कंपेयर और इवेल्युएट करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो आइडिया वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ऐसे ही बहुत सारे नजरिए हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम को देखने के, जिससे कि हम हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या वैल्यूएबल है, क्या मैटर करता है, वो इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रीडम के बारे में एक पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा, विच माइट नॉट बी परफेक्ट, लेकिन ये आपके लिए पक्का यूजफुल होगा। फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि ये बात सही नहीं है तो कमेंट डाउन कि आपका विचार क्या है। तो इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहला, व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम अमंग एवरेज पीपल? व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ फ्रीडम? What keeps people stuck at first or second level? And what is ultimate freedom and why should we chase ultimate freedom? तो पहला क्वेश्चन है कि एवरेज आदमी के हिसाब से फ्रीडम का मतलब क्या होता है। आप खुद वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोच कर देखो। ज्यादातर लोगों का आंसर होता है कि हम हमारी मर्जी से जी सके, जो चाहे वो खरीद सके, जहाँ चाहे घूम सके, कोई पाबंदी ना हो। यही होती है हमारी समझ फ्रीडम को लेकर। अच्छे शब्दों में कहूँ तो अपनी चॉइसेस फ्रीली ले सकूँ, कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाऊँ ताकि किसी पर डिपेंडेंट ना रहूँ, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकूँ, अपनी मर्जी का करियर चूज कर सकूँ, अपनी वैल्यूज के आधार पर जी सकूँ। बस यही फ्रीडम है। अब मैं आपके साथ एक अलग नजरिया शेयर करना चाहूंगा, जिसके लिए हमें दूसरे क्वेश्चन पर आना होगा कि व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ फ्रीडम। तो पहला है फिजिकल फ्रीडम, दूसरा है साइकोलॉजिकल फ्रीडम और तीसरा है अल्टीमेट फ्रीडम। इन सबको हम एक स्टोरी की मदद से समझेंगे। स्टोरी का फेज 1 है फिजिकल फ्रीडम। लेट्स से आरव नाम का एक लड़का है, उसके मम्मी पापा ने उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं। तू 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। वो फाइनेंशियली भी उन पर डिपेंडेंट है। स्कूल का एक फिक्स टाइम टेबल है, टाइम टेबल के हिसाब से उसे आधा दिन गुजारना पड़ता है। ये सारी चीजें उसे एक जेल की तरह लगती है, लेकिन ये सारी चीजें उसके लिए जरूरी भी हैं। पर क्या जब आरव बड़ा हो जाएगा तब वो आजाद हो जाएगा? नहीं, उसकी प्रॉब्लम्स का, उसकी रेस्ट्रिक्शंस का बस फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब मम्मी पापा बुरे लगते हैं तब बॉस आ जाएगा, वो कहेगा कि ये कर लो, वो कर लो। जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता तब तक घर नहीं जाना, लोन का ऊपर से बोझ है। सो इन दिस केस आरव की बॉडी पर ही उसका कंट्रोल नहीं है, उसे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है ताकि वो लोन चुका सके, अपने परिवार का ख्याल रख सके। काम करना और सोना, मोटे मोटे तौर पर यही उसकी जिंदगी बन चुकी है। बुरा लगता है लेकिन ज्यादातर लोगों की हालत यही है। तो ये था लेवल 1 फिजिकल फ्रीडम। आरव फिजिकली फ्री होने में स्ट्रगल कर रहा है। लेवल 2 है साइकोलॉजिकल फ्रीडम। अब एक मीरा नाम की लड़की है, जो प्रॉब्लम्स आरव फेस करता था वो मीरा को फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसने बहुत ही जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पर ले लिए। उसने पेरेंट्स का भरोसा जीत लिया है और वो इतनी स्किलफुल है कि अगर उसे जॉब से निकाल भी दिया तो उसे खुद पर भरोसा है कि वो दूसरी जॉब ढूंढ लेगी या तो अपना कुछ कर लेगी। लेकिन क्या मीरा आजाद है? नहीं, मीरा अभी भी गुलाम है।
बात बस इतनी है कि जो प्रॉब्लम्स आरव फेस करता था, मीरा की प्रॉब्लम्स उससे थोड़ी अलग है। मीरा अब हमेशा टेंशन में रहती है कि क्या वो अपने फ्रेंड सर्कल में फिट हो पाएगी। दोस्तों को खुश करने के लिए मीरा अपने इंटरेस्ट, चॉइसेस और ओपिनियंस चेंज करने लगती है और वो हमेशा स्ट्रेस में रहती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारा टाइम जा रहा है। वो हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करती है और डिप्रेस फील करती है। जॉब पर सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, ये वो सोचती रहती है। मतलब पीपल प्लीजिंग और सेल्फ डाउट के ट्रैप में मीरा फंस जाती है। अब आता है लेवल 3, अल्टीमेट फ्रीडम। अब एक प्रणय नाम का व्यक्ति है। ये उन सारी प्रॉब्लम से ऊपर उठ चुका है जो आरव और मीरा फेस करते थे। प्रणय अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, उसके पास वो सब है जो उसे चाहिए था। वो मीरा की तरह सोशल वैलिडेशन के ट्रैप में भी नहीं फंसा, क्योंकि उसे पता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इससे उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं होती, क्योंकि उसने खुद के ऊपर काम किया है और खुद को काबिल और अच्छा इंसान बनाया है। इस सब के बावजूद उसके मन में एक बेचैनी सी रहती है। सक्सेसफुल होकर भी वो अनसेटिस्फाइड फील करता है। क्या यही सक्सेस लाइफ का गोल थी या कुछ और भी है? आज तक जिन चीजों को बेस मानकर वो जी रहा था, जैसे कि एम्बिशन, मोटिवेशन, प्लेजर, ये सब उसे मीनिंगलेस लगने लगते हैं। ये प्रॉब्लम्स हंगर, पॉवर्टी, सोसाइटल एंजाइटी, इन सब से अलग है। ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। मतलब सब कुछ होकर भी ऐसा लगता है कि समथिंग डीपर इज मिसिंग। तो अब अल्टीमेट फ्रीडम क्या है? इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करूं, हम तीसरे सवाल के बारे में सोचेंगे कि लोग फर्स्ट और सेकंड लेवल पर ही क्यों फंसे रह जाते हैं। पहला रीजन तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि फिजिकल फ्रीडम, साइकोलॉजिकल और अल्टीमेट फ्रीडम नाम का भी कुछ होता है, और उन्हें जानना भी नहीं है। उन्हें फर्स्ट और सेकंड लेवल में ही कंप्लीट फ्रीडम लगता है। दूसरा रीजन है कि सोसाइटी एक्सटर्नल सक्सेस को ही सक्सेस मानती है। अगर पैसा और इज्जत है तो सक्सेसफुल है। तीसरा रीजन ये है कि उन्हें अल्टीमेट फ्रीडम और ये सब यूजलेस, इम्प्रैक्टिकल और एब्स्ट्रैक्ट लगता है। वो कहते हैं कि मैं जान के फ्री होके क्या करूंगा, उससे मेरे बिल्स तो नहीं भरे जाएंगे। और इस जर्नी में कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, जैसे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में होता है। चौथा रीजन है फियर ऑफ लूजिंग योर आइडेंटिटी। इसका मतलब मैं अगले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टीमेट फ्रीडम क्या है और हमें उसे समझने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। आगे जो मैं बोलने वाला हूँ वो ज्यादातर लोगों को हजम नहीं होगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख भी लिया है तो शायद अब आप बंद कर दें। तो लिसन केयरफुली। Ultimate freedom. When we realize that we are not the body and the mind and start identifying ourselves as the pure consciousness, then what we feel is ultimate freedom. In other words, letting go of the sense I. इसका मतलब जब हम जान जाते हैं कि हम ये शरीर और ये मन नहीं है, बल्कि चेतना है, तब हमें जो महसूस होता है उसे हम कहते हैं परम स्वतंत्रता या मुक्ति। और लेटिंग गो ऑफ सेंस आई मतलब जो हम कहते हैं ना कि मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा घर, यहाँ तक कि मैं आजाद हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ या मैं मुक्त हूँ, ये भी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि यहाँ हम मैं मतलब सेंस ऑफ आई से बंधे हुए हैं। नहीं समझे? इसे और सिंपल करते हैं दो एनालॉजीज की मदद से। समझना, ये खिलौना है माइंड और बॉडी, और मुझे लगता है कि मैं ये खिलौना हूँ, मतलब माइंड और बॉडी हो। अगर ये खिलौना टूट गया तो मुझे लगता है कि मैं टूट गया। जैसे कि अगर मुझे किसी ने मारा तो मुझे दर्द होगा। तो अल्टीमेट फ्रीडम मतलब जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं ये खिलौना नहीं हूँ, मैं इस खिलौने के साथ खेलने वाला हूँ। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी ने मारा तो मैं उससे ये कहूँ कि तू अगर मुझे मार भी देगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं माइंड और बॉडी तो हूँ ही नहीं, मैं तो एक प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि डू नॉट अटैच योरसेल्फ सो मच टू द बॉडी एंड द माइंड कि उसे प्रिजर्व करने में, स्किन केयर करने में ही तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो। इसका प्राइम एग्जांपल है स्वामी विवेकानंद जी। जब इंडिया में उन्हें रामकृष्ण मिशन के लिए इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं मिला, ऊपर से लगभग सारे भारतीय उनका विरोध कर रहे थे, तो आर्थिक सपोर्ट मिले, इसलिए वो अमेरिका गए। वहाँ भी जो भारतीय लोग थे उन्होंने उनको बदनाम करने में,
उनका विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान 1894 में स्वामी विवेकानंद ने श्री हरिदास देसाई को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इतनी ठंड में आर्थिक सहायता मिलने के लिए जो वो व्याख्यान दे रहे थे, वही उनकी तबीयत खराब होने के लिए सबसे बड़ा कारण है। और आर्थिक सहायता ना मिलने के कारण ठंड में पहनने के लिए उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। इस वजह से उनको और उनके शिष्यों को बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। अगर रात को नींद खुल जाती तो वो एक्सरसाइज करने लगते ताकि शरीर को गर्म रख सके, और उन्हें पता था अगर ऐसा चलता रहा तो वो 40 साल भी नहीं जी सकेंगे। फिर भी वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। अगर उन्होंने अपने शरीर की चिंता की होती तो वो कभी स्वामी विवेकानंद नहीं बन पाते। उनका कहना था कि शरीर का ख्याल बिल्कुल रखेंगे, उसे जो खाना चाहिए, जो व्यायाम चाहिए वो सब देंगे, लेकिन उससे उतना काम भी करवाएंगे। इसे कहते हैं अपने माइंड और बॉडी से डिटैच होना। और लेटिंग गो ऑफ सेंस आई मतलब समझ लो एक नदी है, अगर वो नदी कहेगी कि मुझे नदी बनकर ही रहना है, मुझे अपनी बाउंड्रीज बहुत अच्छी लगती है, तो वो कभी सागर नहीं बन पाएगी। इसलिए जैसे नदी फ्री फ्लो में बहती है, खुद को डेडिकेट कर देती है और बाद में सागर का रूप ले लेती है, वैसे ही हमें अपने आप को भूल के खुद को किसी ऊंचे ध्येय से जोड़ना है ताकि हम भी नदी से सागर बन सके। मतलब माइंड और बॉडी ना समझकर खुद को प्योर कॉन्शियसनेस समझ सके। एक सवाल तो रह ही गया कि हमें अल्टीमेट फ्रीडम चेज ही क्यों करना है। इतना सुनने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया, और समझ में आया लेकिन चेंज नहीं करना है, तो ठीक है, मेरा क्या जा रहा है। आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो ने थोड़ी भी वैल्यू प्रेजेंट की हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ गलत लगा हो तो पॉइंट आउट इन कमेंट्स। लेकिन मैंने कहा कि मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को, तो यहाँ पर तो मैं सेंस ऑफ आई को लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी करना गलत नहीं है। खूब मजे करो, खूब पैसे कमाओ, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, लेकिन never attach yourself to those things. Never identify yourself with all those things, because you are not all those things. You are pure consciousness.